हेलो एवरीवन, आज देखने वाले हम मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, इसमें प्रमुख शासक कौन कौन से थे और इसके बारे में जानने के स्रोत कौन कौन से हैं। उसके बाद इसके समाज को देखेंगे, उसकी अर्थव्यवस्था, प्रशासन और धर्म को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे स्रोत। मौर्य साम्राज्य जानने के 3 प्रकार के स्रोत हैं: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में एग्जाम्पल जैसे अभिलेख, सिक्के, मूर्तियाँ। साहित्यिक स्रोत जैसे विष्णु पुराण, वायु पुराण, कथा सरित सागर, सोमदेव का कथा सरित सागर और बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र का। परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र का। परिशिष्ट पर्वन किनका है? हेमचंद्र का। और भी बहुत सारे हैं साहित्यिक स्रोत, उससे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट बात करें तो उद्भव, आखिर मौर्य साम्राज्य का उद्भव क्यों हुआ? तो आपको बता दें कि जैन एंड बौद्ध धर्म उद्भव के सिद्धांत के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में? उद्भव के सिद्धांत। तो जैन एंड बौद्ध धर्म मानता क्या है कि इसके उद्भव का मेन कारण क्षत्रिय थे। इसमें कौन शासन कर रहे थे? क्षत्रिय। क्योंकि मुद्रा राक्षस के अकॉर्डिंग विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस में कहा गया है कि उसमें जो शासन कर रहे थे वो निम्न कुल के थे। और ब्राह्मण ग्रंथ कहता है कि यहाँ पे शूद्रों का शासन था। कहने का अर्थ है अलग अलग समय में अलग अलग इतिहासकारों, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग मगर वर्ण व्यवस्था के शासन का इसमें बताया गया है। कोई कहता है क्षत्रिय का शासन का है, कोई कहता है निम्न कुल का, कोई कहता है शूद्रों का शासन है। हमें प्रमुख 3 शासक को पढ़ना है। चंद्रगुप्त मौर्य, इनका अगर शासन काल देखा है तो 322 से 298 BC है। बिंदुसार 298 से कितना? 298 से 269 एंड अशोक की बात करें तो 269 से 232 BC। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करेंगे तो बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में समझेंगे तो सबसे पहले ये आपको जानना पड़ेगा, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। क्या थे? चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। ये घनानंद को पराजित कर गद्दी प्राप्त किए हुए थे। पाटलिपुत्र का गद्दी प्राप्त किए थे घनानंद को पराजित कर। इन्हें गद्दी प्राप्त करने में कौन सहायता किया था? तो चाणक्य सहायता किए थे। कौन सहायता किया था? चाणक्य सहायता किए थे। चाणक्य के बारे में बात करें तो चाणक्य का ही नाम क्या है? कौटिल्य। और चाणक्य का ही नाम विष्णुगुप्त है। अगर वास्तविक नाम चाणक्य का देखें तो विष्णुगुप्त है। क्या है? विष्णुगुप्त है। और बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन था तो याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य थे। चाणक्य के बारे में बात करें तो उन्होंने एक पुस्तक लिखा है, अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा है। और उस अर्थशास्त्र में उन्होंने 2 तरह के सिद्धांत दिया हुआ है। और अर्थशास्त्र बता दे तो राजनीति पर आधारित एक पुस्तक है। किस पर आधारित है? राजनीति पर आधारित है। नाम देखकर अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स पर मत चल जाइएगा, उस नाम है अर्थशास्त्र, बट हुआ आधारित किस पे? राजनीति पर आधारित है। और बात करें तो घनानंद, इसमें 2 तरह के जो सिद्धांत दिया गया था, एक राजा का कर्तव्य सप्तांग था, दूसरा कौन सा सिद्धांत था तो याद रखेंगे एक राजा का सप्तांग हो जाएंगे। और दूसरे सिद्धांत की बात करें तो इसमें एक और सिद्धांत दिया गया, संप्रभुता का सिद्धांत। संप्रभुता का सिद्धांत का मतलब है राज्य अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में स्वतंत्र है। आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में क्या है? स्वतंत्र है। उसके बाद आपको बता दें कि चंद्रगुप्त मौर्य जब गद्दी पर बैठे तो उनका आयु कितनी थी? तो 25 वर्ष थी। कितनी आयु थी? 25 वर्ष। ये तो हो गया चाणक्य के बारे में कुछ कहानी। अब हम समझेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में साम्राज्य विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ था। तो आपको बता दें कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य नॉर्थ में कश्मीर से लेकर
नॉर्थ में कश्मीर से लेकर साउथ में कर्नाटक तक है, और ईस्ट में बंगाल से लेकर वेस्ट में ईरान तक फैला हुआ था, वेस्ट में ईरान तक फैला हुआ था। आपको बता दें कि इतिहासकार जस्टिन ने कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य की 6 लाख सेना से, चंद्रगुप्त मौर्य 6 लाख सेना से पूरे भारत को रौंद दिए थे। किसको रौंद दिए थे? पूरे भारत को रौंद दिए थे। अब युद्ध के बारे में बात करें तो 305 में इनका संघर्ष सेल्यूकस के साथ हुआ, जो कि एक अफगानिस्तान के एक शासक था, सेल्यूकस निकोटर। इनके साथ इनका युद्ध हुआ। यह युद्ध की समाप्ति एक संधि के साथ समाप्त हुआ। इस संधि में सेल्यूकस निकोटर ने 4 प्रांत किसको दे दिया? तो चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया, काबुल, कंधार, हेरात और जेड्रोसिया। काबुल, कंधार, हेरात और जेड्रोसिया। साथ में अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। हेलेना का विवाह किससे कर दिया? चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी का उपहार किसको दे दिया? तो सेल्यूकस निकोटर को दे दिया। इस युद्ध के पश्चात सेल्यूकस निकोटर का एक राजदूत था जिसका नाम था मेगास्थनीज। याद रखेंगे, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने अपने पुस्तक इंडिका में, इनका पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में जानकारी देता है, पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में जानकारी देता है, क्योंकि मेगास्थनीज खुद ही आया था पाटलिपुत्र और पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में अच्छे से, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन के बारे में अच्छे से उस बुक में नोट किया है। नेक्स्ट उसके बाद बात करें, इन्होंने जैन धर्म को अपनाया, यानी चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को अपनाए थे? तो भद्रवाहों की सहायता से जैन धर्म को अपनाए थे। भद्रवाहों की सहायता से कौन से धर्म अपनाए थे? जैन धर्म अपनाए थे। अगर बात करें काम, तो ये सौराष्ट्र गुजरात में पुष्यगुप्त को गवर्नर नियुक्त किए हुए थे। पुष्यगुप्त को क्या किए थे? गवर्नर नियुक्त किए थे। पुष्यगुप्त ने ही गिरनार पर्वत पर एक कृत्रिम झील बनाया। गिरनार पर्वत पर क्या बनाया? एक कृत्रिम झील बनाया, और उसी झील का नाम सुदर्शन झील दिया गया। सुदर्शन झील दिया गया। और सुदर्शन झील की मरम्मत की बात करें तो अशोक के द्वारा सुदर्शन झील की मरम्मत कराई गई। बाद में शक शासक रुद्रदामन द्वितीय के द्वारा कराई गई। रुद्रदामन द्वितीय बिना बेगार के भी उसका मरम्मत किए थे, इस बात को याद रखेंगे, वे कोई बेगार नहीं लिए थे। और इसके बाद गुप्त शासक स्कंदगुप्त के द्वारा भी उसकी मरम्मत कराई गई थी। किसकी? तो याद रखेंगे, सुदर्शन झील की। नेक्स्ट बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के नाम के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के 3 नाम है, सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस एंड शेंड्रोकोटस। तो आपको बता दें कि शेंड्रोकोटस किसने रखा है? तो स्ट्रैबो और जस्टिन के अकॉर्डिंग इनका नाम शेंड्रोकोटस था। एरियन और प्लूटार्क के अकॉर्डिंग इनका नाम एंड्रोकोटस था। एंड बात करें फ्लिपकार्ट्स के अकॉर्डिंग इनका नाम शेंड्रोकोटस था। और बता दें कि विलियम जोन्स ने शेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की है। विलियम जोन्स ने शेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की है। उसके बाद बात करें अपने जीवन के अंतिम वर्षों में ये भद्रवाहों के साथ कर्नाटक गए और वहाँ श्रवणबेलगोला में अपनी संलेखना विधि से अपने प्राण को त्याग दिए। संलेखना विधि से अपने प्राण को त्याग दिए। इनकी साम्राज्य विस्तार के बारे में 2 अभिलेख तमिल ग्रंथ हैं, 2 एक अहनानूर और मोरनानूर से जानकारी मिलती है कि दक्षिण भारत तक अपने साम्राज्य का विस्तार किए हुए थे। साथ में महास्थान अभिलेख, बंगाल के महास्थान अभिलेख, उससे भी पता चलता है कि ये अपने साम्राज्य का विस्तार किए हुए थे और इनकी मृत्यु उपवास के द्वारा हुई थी। इस बात को याद रखेंगे 298 बीसी में। नेक्स्ट अब बात करेंगे 298 से 269 बीसी की काल को, और 298 से 269 बीसी में किनका काल था? तो बिंदुसार का, इनका पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र का नाम क्या था? बिंदुसार। और बिंदुसार के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। बात करते हैं बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार के बारे में बात करते हैं बिंदुसार के बारे में। तो बिंदुसार को याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र और उत्तराधिकारी बिंदुसार था।
यह दुर्धरा का पुत्र था। किसका पुत्र था? दुर्धरा का पुत्र था। इनके अन्य नाम की बात करें तो अमित्रघात, शिष्यन और मद्रसार अन्य नाम था। अमित्रघात यानी यूनानियों के द्वारा कहा गया है कि शत्रुओं का नाश करने वाला था, देन इनका नाम अमित्रघात था। जैन ग्रंथों में इन्हें शिष्यन कहा जाता है, अर्थात शेरों से तुलना की गई है। मद्रसार, चूंकि आजीवक संप्रदाय को अपनाए थे इसलिए इन्हें मद्रसार कहा जाता है। आजीवक संप्रदाय का मतलब होता है कि भाग्य से ज़्यादा समय से पहले कुछ भी नहीं होता है। आजीवक संप्रदाय भाग्यवादी संप्रदाय है। आजीवक संप्रदाय क्या है? भाग्यवादी संप्रदाय है। और इसका अगर संस्थापक आजीवक संप्रदाय के संस्थापक की बात करें तो मखलीपुत गोसाल थे। मखलीपुत गोसाल इसके संस्थापक थे। और ये तो ज़्यादा साम्राज्य विस्तार नहीं कर पाए, फिर भी इन्होंने दक्कन को जीतकर अपने राज्य में, मगध में शामिल कर लिया। दक्कन को जीतकर अपने राज्य में शामिल कर लिया। इनके दो पुत्र थे, सुसीम और अशोक। ये सुसीम को तक्षशिला का गवर्नर नियुक्त किया, अशोक को उज्जैन यानी अवंती का गवर्नर नियुक्त किया। लेकिन इसी काल में तक्षशिला में विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई, जिसे सुसीम दबाने का प्रयास तो किया बट इसमें असफल रहा। फिर वहाँ तक्षशिला के विद्रोह को अशोक ने दबा दिया। उसके पश्चात जो बिंदुसार थे वे अशोक को अपना उत्तराधिकारी घोषित किए। उत्तराधिकारी क्या? और मखलीपुत के दो आजीवक संप्रदाय संस्थापक ये हो गए। इनके शासनकाल में दो राजदूत आया था इनके दरबार में, सीरिया के डायमेकस और मिस्र के डायनोशियस। सीरिया के डायमेकस आया था, वहाँ के शासक कौन था? तो एंटियोकस था, जो डायमेकस को भेजा हुआ था। एंटियोकस से बिंदुसार ने 3 मांगे की, मीठी मदिरा, सूखा अंजीर और दार्शनिक। 2 तो उन्हें दे दी गई, यानी मीठी मदिरा और सूखा अंजीर दे दिया गया, बट दार्शनिक ये कहकर माना कर दिया गया कि हमारे यहाँ दार्शनिक भेजने की परंपरा नहीं चलती है। और बात करें, इतिहासकार पिलनी कहता है क्या कि मिस्र के जो शासक थे वो फिलाडेल्फस थे। मिस्र के शासक कौन थे? फिलाडेल्फस थे। उसके बाद इनकी तबीयत खराब हो गई, ये बीमार पड़ गए 273 BC के आसपास से। और उसी बीच युद्ध भी हो रहा था, उनके उत्तराधिकारी के युद्ध पुत्रों के बीच में हो रहा था। 4 वर्षों तक वो युद्ध चला, उत्तराधिकारी का युद्ध। और अंततः 269 में अशोक गद्दी पर बैठ गया। तो ये था बिंदुसार के बारे में कहानी। अब समझेंगे अशोक के बारे में। अशोक के बारे में समझेंगे। अशोक को अशोक महान कहा गया है। इनका शासनकाल 269 से 232 BC तक माना जाता है। पहले हम प्रारंभिक जीवन को समझेंगे। तो यह अवंती का गवर्नर था। जी हाँ, कि यह अवंती का गवर्नर था। राजा तिरंगनी के अनुसार ये शैव धर्म को अपनाया हुआ था। शैव धर्म का मतलब ये ज़्यादा क्रूर शासक था। कैसा शासक था? क्रूर शासक था। भगवान शिव की उपासना करता था, यानी शैव धर्म, शिव वाला धर्म। उसके बाद जैन साहित्य कहता है कि जैन साहित्य में कहा गया है कि बिना अपने पिता की अनुमति से ये गद्दी प्राप्त कर लिया था। लेकिन बौद्ध साहित्य के अकॉर्डिंग अपने 99 भाइयों को मारने के पश्चात ये गद्दी प्राप्त किया हुआ था। अशोक अपने 99 भाइयों को मारने के पश्चात गद्दी प्राप्त किया हुआ था। बौद्ध ग्रंथ के महाबोधि वंश के अकॉर्डिंग ये 4 वर्षों तक उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा हुआ था। और दिव्यावदान क्या कहता है? बौद्ध धर्म के दिव्यावदान इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बताता है। किसके बारे में? प्रारंभिक जीवन के बारे में। बौद्ध ग्रंथ की बात करते हैं। बौद्ध ग्रंथ में 99 भाइयों को मारने के पश्चात गद्दी प्राप्त किया था, ये बात बताई गई है। कलिंग का युद्ध, इसके पश्चात उसने क्या किया? कलिंग का युद्ध लड़ा। कलिंग का युद्ध 261 BC में लड़ा। कब लड़ा? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 261 BC में लड़ा। कब लड़ा? 261 BC में। वहाँ के कलिंग के जो शासक थे नंदराज थे। और इस युद्ध के बारे में जानकारी हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। किस अभिलेख से मिलता है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। वहाँ के शासक नंदराज थे।
कार्य। और इस युद्ध के पश्चात बहुत से लाखों, मतलब कहा जाता है कि 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग घायल हुए। एंड इस युद्ध की समाप्ति के पश्चात कार्यवाकी जो कलिंग की राजकुमारी थी उन्हीं से इनका विवाह हुआ, कार्यवाकी से। उसके बाद ये पराजित किसको किया? नंदराज को पराजित किया। 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे लग गए, 1.5 लाख लोग घायल हुए। युद्ध पश्चात कलिंग 2 भागों में बट गया, उत्तरी कलिंग और दक्षिणी कलिंग। उत्तरी कलिंग का राजधानी तक्षशिला हो गया एंड दक्षिणी कलिंग का राजधानी जौगढ़ हो गया। इस बात को याद रखेंगे, उत्तरी कलिंग का तक्षशिला, दक्षिणी कलिंग का क्या हो जाएगा? जौगढ़। कलिंग पर आक्रमण का कारण क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य अपने अर्थशास्त्र में कलिंग पर आक्रमण का कारण बताते हैं हाथियों का। कहते हैं कि वहाँ ज़्यादा हाथी था और चूंकि चंद्रगुप्त मौर्य को अशोक को हाथी रखने का ज़्यादा इच्छा था, इसलिए वे कलिंग पर आक्रमण किए। जबकि प्लिनी कहता है कि व्यापार की दृष्टि से कलिंग पर आक्रमण किया गया था। वहाँ व्यापार की दृष्टि से कलिंग पर अशोक आक्रमण किया था। यानी दोनों का अलग अलग मत है। अब कौन सत्य वो तो नहीं मालूम, बट दोनों का आप पर मत को याद कर सकते हैं। अगर बात करें मौर्य साम्राज्य चरमोत्कर्ष पर कब पहुंचा, चरमोत्कर्ष पर कब पहुंचा, तो अशोक के शासन काल में ही मगध चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। ये बहुत ज़्यादा विकास हुआ। इनके बहुत सारे स्थापत्य हैं, विहार है, चैत्य हैं, याद रखेंगे। तो इनके बहुत सारे अभिलेख हैं, स्तंभ है, स्तूप है, बराबर गुफाएं और चैत्य और विहार है। अभिलेख की बात करें तो इन्हें अभिलेखों का पिता कहा जाता है। अभिलेख की बात करें तो इन्हें अभिलेखों का पिता कहा जाता है, क्योंकि 300 से ज़्यादा अभिलेख इनके प्राप्त हुए हैं। और सबसे ज़्यादा अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मैसूर से प्राप्त हुआ है। अशोक के सबसे ज़्यादा अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? मैसूर से हुआ है। 4 लिपियों में इनकी अभिलेख लिखी गई थी, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक। सबसे पहले 1750 में इनके अभिलेखों को किसने लिखा? यानी सबसे पहले इन अभिलेखों किनको जानकारी मिला? टी पैंथलर को मिला। टी पैंथलर ने इनके अभिलेखों के बारे में सबसे पहले जानकारी दी और 1750 में टी पैंथलर जानकारी दिए। 1837 में जेम्स प्रिंसप के द्वारा इनके अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा गया था। जेम्स प्रिंसप के द्वारा इनके अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा गया था। उसके बाद बात करें तो इनका 3 भाग में इसको बांट के पढ़ेंगे। अभिलेख को 3 पार्ट्स में बांट के पढ़ा गया है। शिलालेख की संख्या पूछा जाए तो 14 शिलालेख है। कितने शिलालेख है अशोक का? 14 शिलालेख है। स्तंभ लेख 30 से 40 है, ठीक है। और लघु स्तंभ की बात करें तो सबसे बुरा लघु स्तंभ, इसको हटाइए, उतना में नहीं, लघु स्तंभ भी इनका है, ठीक है। अब बात करेंगे अशोक के नाम। अलग अलग अभिलेखों में इनका नाम अलग अलग है। जैसे देवनाम प्रिय अशोकवर्धन पुराणों में कहा गया है। मास्की, गुर्जरा, निट्टूर, उद्गलम अभिलेखों में अशोक को अशोक कहा गया है।